बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडिनो वायरस इन्फेक्शन जो है पोल्ट्री में, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो एडिनो वायरस जो है ये पोल्ट्री बर्ड को, इसके अलावा जितनी भी अदर टाइप ऑफ बर्ड्स हैं ये उसको भी इफेक्ट करता है। इसकी बहुत सी सीरोटाइप्स हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में। इसमें से कुछ जो सीरोटाइप है वो तो बहुत ही ड्रास्टिक डिजीज़ काज करती है, लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल लिटल थोड़े से साइन सिम्टम्स शो करती है और कुछ एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब करती ही नहीं है शो साइन सिम्टम ना। ये नॉर्मली बर्ड की बॉडी में होता है, तो इसी वजह से इसे अपॉर्चुनिस्टिक वायरस भी कहते हैं। ये जस्ट वेट करता है, बर्ड पे किसी भी किस्म का स्ट्रेस रहता है तो ये इन्वेड कर जाता है, अटैक कर देता है। इसकी जो डिस्कवरी है ये 1949 में पहली बार डिस्कवर किया गया। और 1949 में एलएसडी जो है, ये जो आजकल डिजीज़ आई है लंपी स्किन डिजीज़, इस पे रिसर्च हो रही थी, तो उस दौरान ये डिस्कवर हुआ, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं तब रखा गया। उसके बाद 1954 में इसको एडिनॉइड ग्लैंड्स में से, ह्यूमंस के एडिनॉइड ग्लैंड्स में डिस्कवर किया गया। एडिनॉइड्स बेसिकली लिम्फ नोड्स होती हैं जो कि फेरेंजियल म्यूकोसा में होती हैं, तो वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया। इसके बाद इसको कंजक्टिवा से भी डिस्कवर किया गया, बिकॉज़ ये ह्यूमंस में और मैमल्स में, इवन बर्ड्स में भी कंजक्टिवाइटिस काज करवाता है, एंडेमिक कंजक्टिवाइटिस। तो इसका स्टार्टिंग में नाम रखा गया एडिनॉइड फेरेंजियल कंजक्टिवल एजेंट, जिसके बाद में इसको नाम को मॉडिफाइड किया गया और इसको एडिनोवायरस कह दिया गया। नेक्स्ट वायरल क्लासिफिकेशन है। इस वायरस की, ये बेसिकली एडिनोवायरडी फैमिली से है, तो इस एडिनोवायरडी के 4 जेनर हैं, मेजर जेनर है। जो फर्स्ट जेनर है उसको मेस्टा एडिनोवायरस कहते हैं। इसको मेमेलियन एडिनोवायरस भी कहते हैं, बिकॉज़ इसके अंदर जितनी भी सीरोटाइप्स हैं, जितने भी स्ट्रेन्स हैं वायरस की, वो जस्ट मैमल को अफेक्ट करती हैं, वो बर्ड को अफेक्ट नहीं करती। अब ये जो नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जेनर है ना, इनको सेकंड जेनर ग्रुप 1 कह दिया गया है, और थर्ड जेनर को ग्रुप 2 कह दिया गया है, फोर्थ जेनर को ग्रुप 3 कह दिया गया है। इसकी रीज़न ये है कि ये तीनों जेनर बर्ड को अफेक्ट करते हैं। इसकी मेजर जो सीरोटाइप्स हैं या स्ट्रेन्स हैं, वो बर्ड को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो वाइल्ड बर्ड हो या पोल्ट्री बर्ड हो। तो इस तीनों जीनस में से जो सेकंड जीनस है, जिसे ग्रुप 1 कहते हैं, एविएडिनोवायरस जिसे हम कहते हैं, ये मेजरली चिकन, टर्की, डक, घूस को अफेक्ट करती है। घूस और डक जो है ये एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि चिकन एंड टर्की जो है ये एक फैमिली से है। तो इस ग्रुप में 5 स्पीशीज़ हैं, और जो कि ए से लेके ई तक, यानी ए, बी, सी, डी, ई, और उनकी 12 सीरोटाइप्स हैं। नेक्स्ट ग्रुप 2 है, ये पाकिस्तान में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ ये टर्की को अफेक्ट करता है, और पाकिस्तान में टर्की की फार्मिंग बिल्कुल नहीं है ऑलमोस्ट। तो ये टर्की में हेमोरेजिक एंट्राइटिस वायरस जो है ये एंट्राइटिस काज़ करवाता है, जो कि उसके सीका को अफेक्ट करती है। और इसके अगर देखने में देखा जाए ना, अगर देखा जाए इसके हेमोरेजिस को, तो सेम जैसा कोक्सीडियोसिस पोल्ट्री में है ना, वैसे सेम पैथोलॉजिकल लीजन आपको देखने में मिलेंगे। और फोर्थ जीनस जो है एटाडिनोवायरस है, ये पोल्ट्री के रिलेटेड डिजीज़ काज़ करते हैं, ईडीएस कहते हैं, यानी एग ड्रॉप सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें एग के जो शेल है वो लेदरी सा हो जाता है और मिसशेपन एग होते हैं। ये जीनस 2 जो है इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। जीनस 2 जो है इसके 5 स्पीशीज़ हैं, जिनको ए, बी, सी, डी और ई का नाम दिया गया है, और हर स्पीशीज़ में बहुत सारी सीरोटाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट 12 सीरोटाइप्स को, इंपॉर्टेंट 12 को जो डिस्कस किया गया, वो रीज़न क्या है वो आपको बताता हूँ। इसमें जो एडिनोवायरस के स्ट्रेन है, जिसको फाउल एडिनोवायरस टाइप 1 कहा गया है, ये बेसिकली स्ट्रेन है फाउल एडिनोवायरस ए, सीरोटाइप है ये। फाउल एडिनोवायरस 1 जो है ये सीरोटाइप है फाउल एडिनोवायरस ए स्ट्रेन की। तो ये जो है ये बर्ड में आईबीएच काज़ करती है, यानी इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल आज के टॉपिक के लिहाज से। इसके अलावा जो सी स्ट्रेन है ना, इसकी सीरोटाइप जो है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रीज़न ये है, ये जो फाउल एडिनोवायरस 4 है ना, ये कराची में डिस्कवर हुई थी। ये मैंने लिखा हुआ है, के का मतलब है कराची, और 89 का मतलब है ये 1989 में डिस्कवर हुई थी कराची में, और ये एचपीएस काज़ करवाती है, यानी हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम काज़ करवाती है, जिसको हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या होता है। और इसके बाद ये पाकिस्तान से निकलने के बाद ये इंडिया, मस्कत, कुवैत, इराक, और वहाँ से ये जापान और यूरोपियन इलाके की तरफ ये स्प्रेड हो गई थी, और आज ये इंटरनेशनल लेवल पे ये एक बड़ी ड्रास्टिक डिजीज़ कंसिडर की जाती है। अभी ये आउटब्रेक हुई है कुछ अर्सा पहले अमेरिका में। तो ये जो स्ट्रेन थी K31, अमेरिका में एक नई स्ट्रेन की वजह से एचपीएस की आउटब्रेक हुई है। तो आगे जो स्पीशी 4 है, डी है, इसमें 2 थी 911, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आज के लिहाज से। इसमें जो स्पीशी जो है ना, ई, इसमें जो 8A और 8B, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों आईबीएच प्लस एचपीएस काज करवाते हैं। मतलब कि इसकी जो डिफरेंट सीरोटाइप्स है ना, कुछ तो सिर्फ एचपीएस काज करवाती हैं, कुछ स्ट्रेन सिर्फ आईबीएच काज करवाती हैं, और कुछ स्ट्रेन ऐसी हैं जो आईबीएच प्लस एचपीएस काज करवाती हैं, जिस तरह के एडिनो, ये फाउल एडिनो वायरस 8A, ये जो है ये दोनों काज करवाती हैं, जबकि कुछ जो है वो सिर्फ सिंगल डिजीज काज कराएंगे। वायरस की मॉर्फोलॉजी जो है, ये जो एडिनो वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, नेकेड है। फॉर एग्जाम्पल ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, और ये नेकेड, इसकी इकोज़ाहेड्रल सिमेट्री है, मतलब इस तरह की इसकी सिमेट्री है। इसका न्यूक्लियोकैप्सिड, आपको पता है न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है, तो ये वायरस इस तरह का, इसके बाहर जो ये वाला जो होता है ना, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये इसमें मौजूद नहीं होती, ये नेकेड है। इसमें 252 कैप्सोमेयर है। कैप्सोमेयर क्या है इसकी, मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो ये छोटे छोटे से आप देख रहे हो ना सर्कल, ये मैं जिनको मार्क कर रहा हूँ, ये वाले छोटे छोटे सर्कल, यहाँ पे मैं एक बना के दिखाता हूँ। ये एक कैप्सोमेयर है, और इसमें 252 टोटल कैप्सोमेयर हैं एडिनोवायरस में।
जिनमें से 252 में से 240 नॉन वर्टेक्स हैं जिनको हम हेक्सोन कहते हैं, और 12 वर्टेक्स हैं जिनको हम पेंटोन कहते हैं। मतलब ये देखें, इसमें से 240 जो हैं ये वाले ये 240 हैं, और इनको हम हेक्सोन कहते हैं। हेक्सोन क्यों कहेंगे? अब इस ये जो गोल सी स्ट्रक्चर है इसको मैं दिखाऊं तो इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, 6 कार्बन रिंग होगी, ये बेंजीन की तरह होगा ये ना। जबकि ये जो रेड डॉट है ये वाला, ये इसको हम पेंटोन कहते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर 5 रिंग होगी, कार्बन की जैसा 5 रिंग स्ट्रक्चर होती है इस तरह की होगी। और ये वाला रीजन जो है, ये वाला जिसको मैंने मार्क किया, जिसको हम पेंटोन कहते हैं, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जिसको मैंने दिखाया पेंटोन, इनको हम वर्टेक्स कैप्सोमियर कहते हैं, सॉरी। वर्टेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ये जो देखें आप, ये स्टिक्स ही है, ये फाइबर है, और फाइबर के ऊपर ये जो गोल सा है, ये जो बॉल्स है, इसको फाइबर नोब कहते हैं। तो ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, जबकि ये जिनके ऊपर ये फाइबर नहीं है, यानी ये स्टिक्स ही नहीं है, उनको हम हेक्सोन कहते हैं। हेक्सोन की ये शेप होगी और पेंटोन की ये शेप होगी, तो इसके ऊपर फाइबर होगा, फाइबर के ऊपर फाइबर नोब होगी। तो आगे ये जो स्पाइक्स हैं या जिनको वर्टेक्स कहते हैं, जिनको फाइबर्स कहते हैं, इनमें डिफरेंस है। मेमेलियन एडिनोवाइज जितने भी है ना, इनके जो एक पेंटोन है उनके ऊपर सिर्फ एक फाइबर होगा। जैसे कि ये जो डायग्राम है ना, ये मेमेलियन एडिनोवायरस की है, यानी कि इनकी एक पेंटोन है और उसके ऊपर एक ही फाइबर है। जबकि जो एवियन होंगे ना, जो वायरस एडिनोवायरस बर्ड को अफेक्ट करेंगे, उनकी पेंटोन के ऊपर एक यानी कि दो वर्टेक्स होंगे। मतलब जैसे ये मैं बना रहा हूँ, उनके इस तरह दो होंगे वर्टेक्स। और इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसे सीरोटाइप्स हैं जिनमें ये फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इनकी लेंथ इक्वल नहीं है। इनकी लेंथ इक्वल ना होने की वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है ना, इम्यून सिस्टम है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मतलब कुछ वायरस इम्यून एक्वायर्ड सॉरी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उनको इनिशिएट करेंगे, तो कुछ जो है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी को इनिशिएट करेंगे, ये इन वर्टेक्स की लेंथ की वजह से। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया, जो फाउल एडिनो वायरस टाइप 1 है, इसमें अनइक्वल फाइबर लेंथ होती है। और जो एवियन वायरस है ना, इसकी ये ईच पेंटोन कैरीज 2 फाइबर, जैसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ये देखिए, ये एडिनो वायरस है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टर्मिनल प्रोटीन है, प्रोटीन 4 है। और ये आपको देख रहे हैं पेंटोन बेस, ये देख रहे हैं, ये फाइबर भी आपने देख लिया, और ये हेक्सोन, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, बट आज ये लेक्चर के हिसाब से ये जो चीज़ें मैंने मार्क की हैं ये इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल प्रोटीन क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। इसका फॉर एग्जाम्पल ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डीएनए के एंड पे ना यहाँ पे प्रोटीन अटैच होता है, एक इस एंड पे अटैच होगा तो दूसरा इस एंड पे अटैच होगा। ये प्रोटीन 55 केडी का होगा। 55 केडी मतलब किलो डेल्टोन, प्रोटीन का जो मास है ना वो किलो डेल्टोन में मेजर करते हैं। और ये भी 50, ये वाली साइड भी 55 केडी की होगी। इनको टर्मिनल प्रोटीन कहते हैं। मतलब ये सिंथेसिस जब इसकी हो जाती है, एप्लीकेशन जब हो जाती है डीएनए की, न्यू कॉपी सिंथेसाइज हो जाती है, तो उसके लास्ट में ये प्रोटीन आके अटैच हो जाते हैं, जिससे सिग्नल जाते हैं कि अब वायरस का जीनोम पूरा है, और उसके बाद फिर कैप्सिड उसके ऊपर अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, असेंबली होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो हम डिस्कस करनी है वो है आईबीएच इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस है, और हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम है। हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम को अंगारा डिजीज़ भी कहते हैं। इसी तरह बोवाइन में एक डिजीज़ होती है अंगारा, जो कि मस्टार्टस होती है, उसको भी अंगारा डिजीज़ कहते हैं। और बर्ड में अंगारा डिजीज़ हम एचपीएस को कहते हैं। जो आईबीएच है ना, ये जो फाउल एडिनोवायरस टाइप ए और टाइप 8B ये काज करवाते हैं, जबकि फाउल एडिनोवायरस टाइप 1 जो है ये भी आईबीएच काज करवाती है। अच्छा, जो टाइप ए है ना, ये जो है ये आईबीएच प्लस एचपीएस काज करवाती है, जबकि बाकी ये दोनों जस्ट आईबीएच काज करवाएंगे। और जो एचपीएस है, हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम है, ये फाउल एडिनोवायरस टाइप 4 काज करवाएगी, जो कि मैं बता रहा हूँ कराची में डिस्कवर हुई थी, और आज भी ये आउटब्रेक्स हो रही हैं इसकी। बाकी जी फैक्टर्स हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके अटैक को या इसकी इन्वेड को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एज, ये यंगर बर्ड्स को अफेक्ट करती है। रीज़न यही होती है कि यंगर बर्ड्स जो होते हैं, चिक्स जो होते हैं, उनमें इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसमें भी बर्सा और थाइमस जो है वो प्रोसेसिंग में होते हैं। उनमें जस्ट एक ऑर्गन जो होता है, इम्यून ऑर्गन, वो डेवलप होता है और वही एक्टिव होता है यंगर एज में, जिसको हम हार्डियंस ग्लैंड कहते हैं, जो कि दोनों आंखों के दरमियान में होता है। इम्यून स्टेटस अगर वीक होगा तो इसकी जो इन्वेडेशन है उसको वो इनिशिएट करेगा, उसको इंड्यूस करेगा, क्योंकि ये वायरस नॉर्मली बॉडी में होता है, अपॉर्चुनिस्टिक वायरस है ये। स्ट्रेस का पता है, स्ट्रेस आएगा तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। ब्लीड, ये स्पेशली ब्लैडर को अफेक्ट करता है, या फिर ब्लैडर ब्लीडर को, या ब्लैडर के पेरेंट को। रीज़न ये है, ये जो वायरस है इसकी टिश्यू ट्रोपिज्म जो है, टिश्यू ट्रोपिज्म ये होता है कि कोई भी वायरस आके बॉडी में कहीं भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके वो रेप्लिकेट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि वायरस को सेल के अंदर जाने के लिए, उसके अटैचमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। वो रिसेप्टर्स जो है ना, थ्रू आउट बॉडी नहीं होते, वो उस बॉडी के किसी स्पेसिफिक हिस्से में होते हैं। जैसे कि इस स्ट्रेन के केस में देख लो, ये जाके सिर्फ लिवर पे अटैक करेंगी, क्योंकि लिवर की सेल जो हेपेटोसाइट है उन पे कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो कि इन सीरोटाइप्स के साथ वो मैच होते हैं, और ये सीरोटाइप उनके साथ जाकर अटैच हो सकती हैं। इसी तरह फाउल एडेनोवा टाइप 4 जो है, ये जो कराची में डिस्कवर हुई थी, ये एचपीएस काज करती है। बिकॉज इस सीरोटाइप के ऊपर जो रिसेप्टर्स है ना, जिसको ज़रूरत है रिसेप्टर्स की, वो सिर्फ हार्ट के ऊपर मौजूद है, बर्ड के हार्ट के ऊपर, तो इस वजह से उस ऑर्गन को स्पेसिफिकली टारगेट करती है। तो ब्रेलर में क्या होता है जी, ब्रेलर में हम हाई एनर्जी डाइट देते हैं, जिसमें प्रोटीन ऑलमोस्ट 22 से 24% होता है, और जो उसकी मेटाबॉलिक एनर्जी है वो 30
75 किलो कैलोरीज होती है पर डे के हिसाब से। और ये वेरिएशन है इसमें, ज़रा कुछ मैनेजमेंट की बुक्स में लिखा गया है कि 3000 किलो कैलोरीज होती है, कुछ में साढ़े 30-50 लिखा गया है। तो ये वेरिएशन है ये। वैसे ब्रेलर ब्रीडर में 2900 किलो कैलोरीज होती है, और ब्रेलर में हम उसको अनलिमिटेड देते हैं, मतलब वो जितना खा सके उतना दे सकते हैं। तो आजकल इसको नहीं कंसिडर किया जाता पाकिस्तान में। हाँ, ब्रेलर ब्रीडर में हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, उसकी लाइट को, उसकी फीड को वगैरह वगैरह। लेयर में क्या है जी, लेयर में ये 5 to 9 वीक की एज में होती है, क्योंकि इस तरह, क्योंकि जब लेयरिंग पीरियड खत्म होता है यूजुअली ये आफ्टर 8 वीक, यानी सेकंड मंथ जब होता है कंप्लीट, जब बर्ड को हम फ्लोर सिस्टम से उठा के केज सिस्टम में शिफ्ट करते हैं, तो उस दौरान अच्छा खासा स्ट्रेस जनरेट होता है, और बर्ड में मोस्टली केस तब रिपोर्ट होते हैं। ट्रांसमिशन जो है, इसकी ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है, मतलब ये पेरेंट टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता है, मतलब ये पेरेंट्स से जो औलाद है उनकी तरफ ट्रांसफर होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये बर्ड टू बर्ड भी ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट में ये बॉडी जितनी भी सिक्रीशन है वहाँ से सिक्रीट होता है, एक फ्लॉक से दूसरे फ्लॉक, या फ्लॉक के अंदर ही ट्रांसफर होता है। इनडायरेक्ट में ये वर्कर्स के थ्रू या फॉर्मेटिव्स के थ्रू, या जो भी उसके यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वगैरह, उनके जरिए ट्रांसफर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 48 आवर है, ये 24 से 48 आवर लिखा है, लेकिन आज जो हमने डिजीज करनी है इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस और हाइड्रोपाइकोडियम, उसमें इसका इंक्यूबेशन पीरियड 48 आवर्स है। वो उसकी एप्लीकेशन हम जाकर देखते हैं अभी। 24 से 48 आवर्स लिखा है। इसकी बहुत सी सीरोटाइप्स हैं और डिफरेंट स्पीशीज में इसका डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड है, इसे एवरेजली इसको 24 से 48 आवर्स लिखा हुआ है। पैथोजेनेसिस जो है इसकी, मैं पहले बता चुका, इसकी वाइड टिश्यू ट्रोपिज्म है, मतलब ये कंजक्टिवा में भी रेप्लिकेट कर रहा है, ये हार्ट के अंदर भी कर रहा है, कुछ सीरोटाइप इसके लिवर में कर रही है, कुछ इसके जीआईटी ट्रैक में कर रही है, कुछ इसके गिजर्ट में कर रही है। तो वैसे इसमें जॉइंट्स के लीजन भी डिस्कवर हुए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कोई ऐसा यानी कि सीरोटाइप नहीं डिस्कवर हुई जो जॉइंट्स को अफेक्ट करे, लेकिन नेचुरली केसेस में देखा गया है। तो वाइड रेंज ऑफ टिश्यू ट्रोपिज्म है इस वायरस की। तो इसमें पहला स्टेप जो है वो वायरस बाइंडिंग है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ऊपर वाइस को देख लें, उसकी जो येलो कलर का है वो पेंटोन बेस है। पेंटोन बेस के ऊपर ये जो ग्रीन से कलर का है ये फाइबर है, और फाइबर का जो एंड है उसको फाइबर नोब कहते हैं। ये लिखा है हुआ है यहाँ पे, और ये फाइबर को भी दिखाया हुआ है। बाकी जो नज़र आ रहे हैं आपको ब्लू कलर के, इसको हम हेक्सोन कहते हैं। ये डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जिनको डिफरेंट सीरोटाइप्स जो है एडिनोवाइस की वहाँ पे अटैच होती हैं। लेकिन आज जो हमने आईबीएच करनी है या एचपीएस करनी है, वो जो है वो इन रिसेप्टर्स को यूज़ करेंगे, यानी कि सियालिक एसिड को, सियालेटेड ग्लाइकोप्रोटीन जिनको कहते हैं, और जहाँ पे जो कार्ल रिसेप्टर्स हैं इनको यूज़ करेंगे, इन दोनों सेक्टर को यूज़ करके। और ये इंटेग्रिन जो है ये इसकी एंडोसाइटोसिस में हेल्प आउट करेंगे। ये तीनों सेक्टर जो हैं आज हमारे अंडर डिस्कशन देंगे। तो सबसे पहले वायरस जो है ना ये रिकॉग्नाइज़ करेगा जाके, मतलब ये बॉडी में आया, चाहे फॉर एग्जांपल ये इनहेलेंट रूट से आया या इंजेक्शन रूट से आया है, ये जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, और ये ब्लड में जाने के बाद ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और देखेगा इसके जो फाइबर नोब हैं वो बॉडी के जो टिश्यूज हैं, किस टिश्यूज के ऊपर, किस सेल के ऊपर जो रिसेप्टर उनके साथ अटैच हो सकेंगे, तो ये सेल को रिकॉग्नाइज़ करेगा। जब ये सेल को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा तो ये कार रिसेप्टर्स जो हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो कार रिसेप्टर्स हैं इनके साथ जाके बाइंड होगा। कार सेप्टर इसको इसलिए कहते हैं, कोक्सैकी एक वायरस है, वो भी सेम सेप्टर पे बाइंड होता है, और जो एडिनो वायरस है वो भी इसी सेप्टर पे बाइंड होता है, इस वजह से इनको कोक्सैकी एडिनो रिसेप्टर कहते हैं, यानी इसकी एब्रिविएशन जो है वो कार रिसेप्टर कह दिया जाता है इनको। अच्छा जी, ये कार रिसेप्टर के ऊपर डायरेक्टली बाइंड नहीं होगा, उससे पहले भी इसको ना एक को रिसेप्टर की जरूरत होती है जिसको हम सैलिक एसिड रिसेप्टर कहते हैं। सैलिक एसिड रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद, अच्छा कुछ सीरोटाइप सैलिक एसिड के साथ बिल्कुल नहीं बाइंड होती, वो डायरेक्ट कार रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती हैं, जबकि कुछ सीरोटाइप जो हैं वो पहले सैलिक एसिड के ऊपर बाइंड होती हैं, देन वो कार रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होती हैं, और फिर आखिर पे उनके साथ बीटा इंटेग्रिन जो है या अल्फा इंटेग्रिन जो है वो अटैच होते हैं, और उसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखिएगा। ये देखिए, ये मैं जैसा बताया कुछ सीरोटाइप्स डायरेक्ट कार रिसेप्टर के साथ बाइंड होती हैं, और देन ये देखिए, ये जो उसका फाइबर होगा ब्लैक कलर की, ये कार रिसेप्टर के साथ अटैच हुई, और ये जो पर्पलिश कलर का इंटेग्रिन है ये डायरेक्ट उसके पेंटोन के साथ अटैच हो है। जैसे ही वो उसकी पेंटोन के साथ अटैच होगा, ये देखो कुछ फाइबर्स जो हैं वो डी अटैच हो जाएंगे, कुछ नहीं बल्कि सारे जो फाइबर हैं वो डी अटैच हो जाएंगे। और जो ये प्रोटीन आपको देखें ब्लैक ब्लैक, ये क्लेथिन है, लास्ट वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से बताया आपको क्लेथिन क्या होते हैं। तो क्लेथिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी, जब ये क्लेथिन यहाँ पे आगे इसके साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वेसिकल के बाद अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक प्रोटीन आएगा जिसे डायमिन प्रोटीन कहते हैं। ये डायमिन प्रोटीन जो है यहाँ पे आके इसको बड ऑफ कर देगा वेसिकल को, वेसिकल एक साइड को मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा कंप्लीट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब तीसरा स्टेप यही है कि जो एंडोसोम है, एंडोसोम के साथ आकर लाइसोसोम अटैच होंगे, तो उसको हम एंडोलाइसोसोम कह देंगे या फेगोलाइसोसोम कह देंगे। अब जो लाइसोसोम है इसके अंदर तो पीएच डिक्रीज होती है, तो इस लो पीएच पे ये वायरस, जैसे जियो वायरस लास्ट वीडियो में बताया था, उसके गिर 3 कंसंट्रेंट क्लियर होती है, जबकि इसके गिर सिर्फ एक ही कैप्सिड है, लेकिन ये कैप्सिड जो है ये भी डिजोल्व होगा या डाइजेस्ट होगा लो पीएच पे ही। अच्छा जी, जब पीएच लो होगी ना तो यहाँ पे प्रोटीन 4 जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जो प्रोटीन 4 ये बेसिकली वायरस की स्ट्रक्चर पे प्रोटीन 4 है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे मैं बताता हूँ जी, ये प्रोटीन 4 ये वाला जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये वाला प्रोटीन 4 जो है ये लो पीएच पे एक्टिवेट होता है, और ये वायरस को एंडोसोम से साइटोसोल में लाने के लिए हेल्प आउट करता है। जी ये देखिए, जैसे ये प्रोटीन 4 ने यहाँ पे एक्ट किया और ये साइटोप्लाज्म में आ गया। अब क्योंकि ये डीएनए वायरस हैं, जितने भी डीएनए वायरस हैं ना वो न्यूक्लियस में जाके रेप्लिकेट करते हैं, जबकि जितने भी आरएनए वायरस हैं वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करेंगे। लेकिन एक डीएनए वायरस जिसका नाम पोक्स वायरस है,
ये जो आजकल लंपी स्किन डिजीज़ आई है, ये भी पोक्स वायरस की ही एक स्पीशी है, स्ट्रेन है वायरस की। तो ये डीएनए में रेप्लिकेट नहीं करते, ये साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं, जबकि है ये भी डीएनए वायरसेस ही। इसे ना कुछ आरएनए कुछ नहीं, जस्ट 1-2 आरएनए वायरस हैं जो कि साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट नहीं करते, वो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। ये थोड़ी-सी एक्सेप्शन है। तो अब पीएच लो हो गया, वायरस बाहर आ गया है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ब्लू कलर की स्ट्रिक, ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। साइटोस्केलेटन जो है ना सेल का, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ ये एक सेल है। इस सेल की जो शेप है ना, इसको साइटोस्केलेटन ने मेंटेन किया हुआ है। ये डिफरेंट साइटोस्केलेटन है जो कि डिफरेंट कुछ फिलामेंट से मिलके बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं, जिस तरह एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स आपने स्टडी किए होंगे। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं और ये सब जो है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल एक रीजन पे जाके इकट्ठे होते हैं। ये मैंने जब कर दिया, ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द आके एक रीजन पे इकट्ठे होते हैं। ये सपोज़ ये न्यूक्लियस है ब्लैक कलर में, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये सब यहाँ पे आके इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये जहाँ पे सारे आके इकट्ठे हो रहे हैं ना, इस रीजन को जो रेड में बनाए, इसको हम एमटीओसी कहते हैं। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहते हैं, ये जो रेड कलर में है न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द। तो इनके ऊपर ना बेसिकली 2 तरह के प्रोटीन होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। एक प्रोटीन होता है जिसे हम डाइनिन प्रोटीन कहते हैं। ये डाइनिन प्रोटीन क्या करता है, ये जो ग्रीन में मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये सेल से बाहर जो चीज़ें आ रही हैं उनको उठा के ये एमटीसीओ की तरफ मूव करता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरफ मूव करता है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये बाहर सेल से बाहर आने वाली चीज़ों को उठा के ये न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है। अब सेल के बाहर से क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हम डिफरेंट स्टेरॉइड ड्रग यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉइड ड्रग जो है ना, वो एंडोसाइटोसिस होने के बाद इन डाइनिन प्रोटीन्स के थ्रू सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं। इसी तरह ये वायरस जो है, ये इन डाइनिन प्रोटीन्स को यूज़ करेगा और न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो कैसे जाता है। इसी तरह कुछ एक और टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि यहाँ पे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। इनका काम क्या होता है, न्यूक्लियस से सेल के न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों को यहाँ पे साइटोप्लाज्म से जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वो उठा के सेल से बाहर लेके जाता है, यानी एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। अब सेल से बाहर कौन सी चीज़ें जाएंगी, देखिए बेशुमार चीज़ें सेल से बाहर जाती हैं। बहुत से एंजाइम बनते हैं जो कि सेल के अंदर बनते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर बनते हैं, इनको बाहर एक्सक्रीट करता है सेल। तो ये यहाँ पे ये डायमिन प्रोटीन हो गया, यहाँ पे कैनिन्सिन प्रोटीन है इसका नाम, जो कि न्यूक्लियस से बाहर की तरफ चीज़ें लेके जाता है। और इन दोनों को वायरस यूज़ करते हैं अंदर आने के लिए न्यूक्लियस से में, और न्यूक्लियस के अंदर इसकी रेप्लिकेशन होती है, वहीं पे इसकी असेंबली होती है और उसके बाद ये न्यूक्लियस से सेल के बाहर इन कैनिन्सिन प्रोटीन के थ्रू जाता है। तो ये देखिए, ये वायरस यहाँ पे ये जो ब्लू सी आप देख रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बेसिकली, ये वाले, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और उसके ऊपर ये वायरस है। और ये जो रेड सा प्रोटीन है, ये मैंने क्या कर दिया, ये रेड प्रोटीन है ये वाला, ये डाइनिन प्रोटीन है जो कि वायरस को एंडोसोम से लेके न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। अब ये जब वायरस को न्यूक्लियर पोर की तरफ ले आएगा, यहाँ पे एमटीसीओ यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के पास ले आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 प्रोटीन्स आएँगे, मेजर 2 प्रोटीन आएँगे। एक तो ये HSC70 है, जिसे हीट शॉक प्रोटीन 70 कहते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का, ये वायरस के ऊपर आके अटैच हो जाएगा और इसके नीचे ये एक और प्रोटीन है जिसको हम कैन या नुक 214 कहते हैं। ये वायरस की नीचे वाली साइड पे अटैच हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये वायरस के इस कैप्सिड को ब्रेक कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्रीन से कलर का देख रहे हैं, ये वायरस का डीएनए है जो कि होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, जब ये अकेला डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, आपको पता है ये सपोज ये वायरस है, इसके अंदर ये अकेला डीएनए नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स भी हैं। ये जो ग्रीन कलर की मैं बना रहा हूँ, ये एंजाइम्स भी डीएनए के साथ होस्ट के न्यूक्लियस में ट्रांसफर होंगे। अच्छा, ये अब कोर रिसेप्टर अटैच हो गया है। उसके बाद ये सारी वही चीज़ें हैं जो बता चुका हूँ आपको। वायरल एंट्री के बारे में आपको बता दूँ, क्लेथ्रिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी, तो इसको तकरीबन 5 मिनट्स लगेंगे वायरस को बाहर से एंडोसोम के अंदर आने तक। उसके बाद ये पीआर डिक्रीज़ होगी, प्रोटीन 4 एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीन 4 की वजह से ये एंडोसोम को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आएगा और यहाँ तक इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे वायरस को बाहर से एंडोसोम के अंदर आने तक और एंडोसोम से साइटोप्लाज्म में आने तक 15 मिनट तकरीबन लगेंगे। अब वायरस जो है वो आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये देखें, ये जो सेल मोटर प्रोटीन, जिनको डायमिन कहते हैं, जो इनको व्हीकल कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और ये अटैच होती हैं किसके साथ, ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच होती है, जो कि एमटीओसी रीजन की तरफ मूव करती हैं, यानी न्यूक्लियस के पास मूव करती है। एमटीसीओ मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरफ। 2 प्रोटीन्स हैं, जैसे मैं बता दूँ, डायनिन जो कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगी, सेकंड प्रोटीन काइनेंसिन जिसे, जो कि न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगी। अब वायरस जो है ना, ये एमटीओसी यहाँ पे न्यूक्लियर पोर के लिए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो पार्वो वायरस है ना, जो कि डॉग में पार्वो वायरल इन्फेक्शन काज़ करता है, वो इनको इस पाथवे को फ़ॉलो करता है। लेकिन उसके ऊपर ये जो हीट शॉक 70 प्रोटीन मैंने आपको बताया, ये वाले सॉरी, ये जो पार्वो वायरस को इनकी ज़रूरत नहीं होती। उसकी रीज़न ये है क्योंकि पार्वो वायरस जो है ना,
वो इतना साइज़ में छोटा है कि वो इस न्यूक्लियर पोर में से ईज़िली गुज़र जाता है, पूरे का पूरा कैप्सिड गुज़र जाता है। और जो कैप्सिड है वो डाइजेस्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर जाके। लेकिन एडिनोवायरस जो है इसका साइज़ तकरीबन 19 नैनोमीटर है और इस न्यूक्लियर पोर का साइज़ 120 नैनोमीटर है। मतलब ये न्यूक्लियर पोर जो है ना ये छोटा है वायरस के साइज़ से। इस वजह से हीट शॉक प्रोटीन और कैन या नुप214 प्रोटीन को आगे अटैच होना पड़ता है ताकि वो उसके कैप्सिड को तोड़ सके और कैप्सिड के अंदर जो एंजाइम है और डीएनए वो वायरस का न्यूक्लियस के अंदर आ सके। आगे ये देखिए 2 कैन और 241 के बारे में बताया, मैं आपको बता रहा हूँ हीट शॉक प्रोटीन के बारे में बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंट ये जीन है कि क्रोमोसोम 5 होता है वायरस का, जिसके ऊपर ये जीन एक्सप्रेस होती है और वो ये प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। अब वायरस जीनोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आ चुका है। अच्छा, जब फोर्थ जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये तकरीबन इसको 40 घंटे लगेंगे रेप्लिकेशन को। तकरीबन रेप्लिकेशन को अब चलिए ये 6 घंटे बाद स्टार्ट होगी रेप्लिकेशन, मतलब वायरस का सेल से न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए ना उसको 6 घंटे लग चुके होंगे और 6 घंटे के बाद स्टार्ट होगी 40 घंटे की रेप्लिकेशन। यानी कि इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना अभी वो इसका 46 घंटे होगा, जबकि 48 घंटे बाद ये सेल को ब्रस्ट करेगा और बाहर निकलेगा और इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा जो कि 48 आवर्स है। ये तकरीबन एक सेल जो है ना 1 मिलियन कॉपीज़ प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था जैसे ये सपोज ये सेल का न्यूक्लियस है, ये जो बता रहा हूँ ये चिकन सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ से वायरस एंटर हुआ है, ये वायरस का डीएनए है, प्लस साथ में कुछ एंजाइम भी आए हैं। ये जो एंजाइम है ना इनको हम एडपोल एंजाइम कहते हैं। एडपोल एंजाइम मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ये वायरस के अपने एंजाइम होते हैं। ये क्या करेंगे, ये वायरस का जो डीएनए है ना इसके ऊपर, इस रीजन के ऊपर स्पेसिफिक जीन है जिनको हम E1 E2 E3 कहते हैं। ये वायरस की ट्रूली रेप्लिकेशन से पहले ये जो एडपोल है ये इन जीन्स को जाके एक्सप्रेस करवाएगा, एक्सप्रेशन को शो करवाएगा। और ये जो जीन जब एक्सप्रेस होंगे ये तीनों जीन ये कुछ प्रोडक्ट रिलीज करेंगी। जैसा E1 जीन जो है ये E1 जीन जो है ये E1 ए प्रोटीन रिलीज करेगी। E2 जो जीन है ये टर्मिनल प्रोटीन जिसे टीपी कहते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगी। और इसके अलावा ये एडपोल रिलीज करेगी। एडपोल देखिए ये वही वाला एडपोल है जिस ये वाला ये E2 रिलीज करती है जीन। और जो E3 है वो जीन E3 प्रोटीन रिलीज करेगी जो कि सेल की एपोप्टोसिस को इनिशिएट करेगा आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर असेंबली ऑफ वायरस। यहाँ पे वो सेल को लाइस कर देगा, लाइसिस में हेल्प आउट करेगा उसके ब्रेक डाउन में, सेल किलिंग में। नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे करता है ये देखें एडपोल जो है ना यानी पोलीमरेज डीएनए पोलीमरेज ये न्यूक्लियस के अंदर आता है वायरल डीएनए के साथ। बिफोर एप्लीकेशन वायरस एप्लीकेशन जो वायरस है ना ये ट्रांसक्राइब करता है E1 जीन को जो कि E1A प्रोटीन रिलीज करती है। अच्छा ये E1 प्रोटीन पता क्या करता है, ये जो होस्ट का सेल है यानी कि चिकन का सेल है उसको वो सिंथेसिस फेज में ट्रांसफर कर देता है। सिंथेसिस फेज मतलब आपने माइटोसिस जब पढ़ा होगा तो आपने उसकी स्टडीज पढ़ी होंगी कि कैसे सेल जो है वो जीन नोट फेज से G1 फेज में आता है। G1 फेज में क्या करता है वो अपनी ऑर्गेनेलिस को डुप्लीकेट करता है, यानी उसके बाद एस फेज में दाखिल होता है। एस फेज में वो आके क्या करता है डीएनए रेप्लिकेट करता है अपना। अब एस फेज के बाद G2 फेज आती है जिसमें जाके वो सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है। और फिर माइटोसिस की आगे 4 स्टेजेस जो कि प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है। टेलोफेज के बाद फिर 2 कंडीशन डेवलप होती है, यहाँ तो वायरस दोबारा उसी साइकिल रेप्लिकेशन साइकिल में दाखिल होता है, यहाँ पे वो जी नोट फेज में चला जाता है यानी कि सेल रेस्टिंग फेज में चला जाता है। अब जो सेल है सपोज अब जो सेल है वो G1 फेज से जब एस फेज में जाता है तो यहाँ पे इस जगह पे उसको कुछ साइक्लिन्स की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ G1 से एस फेज में जाने के लिए उसको साइक्लिन डी एंड ई की ज़रूरत होती है। इसी तरह एस फेज से G2 फेज में जाने के लिए उसको साइक्लिन ए एंड बी की ज़रूरत होती है। और ये जो साइक्लिन है ये बेसिकली आपके एक एक मतलब स्टेप है, इसके बगैर जो सेल है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, वो G1 से एस फेज़ में नहीं जा पाएगा और एस फेज़ के बाद वो G2 फेज़ में नहीं जा पाएगा। और यहीं पे कुछ चेक पॉइंट्स हैं जिस तरह की इस जगह पे चेक पॉइंट होगी जिसे हम G1 चेक पॉइंट कहते हैं। और बेसिकली अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बताऊँ तो उसको G1 चेक पॉइंट के पीछे जो जीन होती है उसको आरबी जीन कहते हैं, यानी रेटिनोब्लास्टोमा जीन कहते हैं। अगर ये जीन एक्सप्रेस हो जाए तो सेल कभी भी G1 से एस फेज़ में नहीं जाता। और इसी तरह यहाँ पे एक चेक पॉइंट होती है जिसे हम G2 कहते हैं। सॉरी यहाँ पे नहीं होगी चेक पॉइंट आगे होगी जब G2 से सेल माइटोसिस में यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगी जिसे हम G2 चेक पॉइंट कहते हैं। और इसके पीछे जो जीन होती है वो P53 जीन होती है। और इसके अलावा और भी जो है P53 जो है वो P21 जीन, P27 जीन एंड P57, ये 4 जीन है जो इन्वॉल्व होती है। अगर ये चारों जीन एक्सप्रेस हो जाए तो सेल कभी भी माइटोसिस जो है वो नहीं स्टार्ट कर पाएगा। और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एडिनोवायरस जो है इसके अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में। और वो इसी स्टेजेस पे एक्ट करके, इन जीन्स पे एक्ट करके उनको कुछ जीन को ये एक्टिवेट करती हैं तो कुछ को ये डीएक्टिवेट करती हैं और वायरस की रेप्लिकेशन को रोकती हैं।
तो जो E1 है ना, ये सेल को ट्रिगर करेगा और सेल को एस फेज़ में एंटर कर देगा। मतलब ये E1 प्रोटीन जो है ना, ये साइक्लिन बनवाएगा जाके बर्ड के न्यूक्लियस के अंदर, यानी साइक्लिन डी एंड ई, जिसकी वजह से जो G1 से वो जंप करके एस फेज़ में आ जाएगा, होस्ट का सेल यानी बर्ड का सेल। इसके अलावा G2 जीन जो है, ये क्या करेगी, ये कुछ प्रोटीन रिलीज़ करेगी, जैसे बताया टर्मिनल प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और एडपोल पॉलीमरेज़ यानी डीएनए पॉलीमरेज़। अब टर्मिनल प्रोटीन मैं आपको स्टार्टिंग में बता के आ गया था, मैं फिर बता देता हूँ। ये देखिए, ये वाला टर्मिनल प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था कि ये 55 केडी का जो डीएनए के साइड पे होता है, क्योंकि जब कॉपीज़ तैयार हो जाएंगी डीएनए की, तो ये प्रोटीन एंड पे आके डीएनए के स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएगा और वायरस को, यानी कि उसके बाद असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये E2 जीन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और इसके बाद क्या होगा, अब ये जो एडपोल हैं और टर्मिनल प्रोटीन जो हैं, इसको PTP भी कहते हैं, प्राइमरी टर्मिनल प्रोटीन। ये जाके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जिसको PTP एडपोल कॉम्प्लेक्स कहते हैं ये। अब इसके बाद आपको पता है जो वायरस है वो डबल स्ट्रैंड है, तो इसकी अनवाइंडिंग के लिए, जैसे वो अदर एनिमल्स या बर्ड में हेलिकेज एंजाइम होता है ना, वो डीएनए को अनवाइंड करता है, डीएनए कॉइलिंग होती है ना डीएनए की, तो उसको अनवाइंड करता है। इसी तरह वायरस में ये डी बी प्रोटीन एंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन हेलिकेज के तौर पे एक्ट करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये आगे मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज सपोज ये डीएनए है वायरस का। ओके, ये क्या हो गया जी, ये डीएनए वायरस का। तो जो डी बी पी है ना, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये स्ट्रैंड्स को ओवरलैपिंग को खत्म करेंगे, स्ट्रैंड को खोल देगा। मतलब ये देखिए ऐसे कर देगा ये। और इसके बाद वो जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये वाला ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये वाला, वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स जो है इस जगह पे, और वो रीडिंग स्टार्ट कर देगा और नया स्ट्रैंड बनाता जाएगा। अच्छा जी, अब जो न्यू स्ट्रैंड होगा ना, वो आपको पता है डीएनए का रूल है कि वो 5 to 3 स्ट्रैंड होगा, जो न्यू स्ट्रैंड होगा। और मतलब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 5 to 3 स्ट्रैंड क्या है। ये फॉर एग्जांपल ये वायरल स्ट्रैंड है, यहाँ पे वो अटैच है DBP, जो कि हेलिकेज के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स अटैच है, जिसको हम एडपोल PTP कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, तो ये कॉम्प्लेक्स इसको रीड करता जाएगा और नया स्ट्रैंड बनाता जाएगा। मतलब ये जो एंड है ना डीएनए का, ये वाला, ये 3 एंड है, और ये जो ग्रीन वाला, ये 5 एंड है इस साइड पे। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना, वो 5 to 3 एंड बनेगा। नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो 5 to 3 एंड होगा। ये सिंथेसिस होती है सारी डीएनए की। रीज़न क्या है, जो एडपोल कॉम्प्लेक्स है ना, वो जाके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा। जो जबकि डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखो ना आप, तो मैं वो बता दूँ, जो 3 एंड है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये पेंटोज शुगर है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये 4 है, और ये जो है ये 5 है। यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है PTP एडपोल कॉम्प्लेक्स, वो इस एंड पे आके अटैच होगा। इस वजह से वो डीएनए के जो टेम्पलेट है ना, डीएनए स्ट्रैंड यानी होस्ट का जो डीएनए, उसके 3 एंड पे अटैच होगा और इसको रीड करेगा 5 एंड की तरफ। और जो डीएनए का नया स्ट्रैंड होगा, वो उसके एंटी पैरेलल होगा, यानी कि वो 5 to 3 एंड होगा। अब एंटी पैरेलल में भी आपको बताता हूँ कि होता है। एंटी पैरेलल बेसिकली क्या है, डीएनए की जब डेफिनेशन देखें तो उसमें हम क्या कहते हैं, डीएनए क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है जो कि एंटी पैरेलल है। ये लीनियर स्ट्रक्चर होगी, मतलब ये लीनियर स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीधी। एंटी पैरेलल क्या है, मतलब अगर इसका एक एंड 5 है ना, 5 3 है, तो ये दूसरा स्टैंड उसके ऑपोजिट होगा, यानी ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, यानी 3 प्राइम और 5 प्राइम, यानी कि एंटी पैरेलल है। इस वजह से वो एडपोल यहाँ पे ऐड होगा और नया स्टैंड ये आगे को जाता जाएगा और नया स्टैंड बनता जाएगा। यानी कि जो नया स्टैंड होगा, फॉर ये 3 है तो यहाँ पे 5 होगा, ये यहाँ 5 पे अगर खत्म होगा तो यहाँ पे 3 होगा, तो नया स्टैंड जो होगा वो 5 to 3 होगा। ये वही बात लिखी है, न्यू मेकिंग स्टैंड है वो 5 to 3 होगा। अब असेंबली जो होगी, अब डीएनए बन गया है, स्ट्रक्चर प्रोटीन बन गए हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे बनेंगे वो बताता हूँ। अब जब नई कॉपीज बनेंगी ना डीएनए की, तो वो जो एंजाइम आए थे, जहाँ एडपोल आया था डीएनए के साथ, इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज भी आएंगे, वायरस के अपने जो होंगे, वो एमआरएनए बनता जाएगा नए बने हुए डीएनए से। वो एमआरएनए अब न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो होस्ट के राइबोसोम को यूज करेगा और वहाँ से प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन बनने के बाद साइटोप्लाज्म से वो दोबारा न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद वो दोबारा असेंबली स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जी, यहाँ पे 1 मिलियन कॉपीज तैयार हो गई हैं, तो अब 3 तरह के वायरस यहाँ पे तैयार होंगे। यानी फर्स्ट टाइप ये वायरस है, जिसके अंदर ये प्रोटीन है और ये उसका डीएनए है, यानी ये मेच्योर वायरस है, कंप्लीट वायरस है। अब सेकंड टाइप का वायरस क्या होगा, उसका सिर्फ डीएनए प्रिपेयर होगा, उसके बाहर कैप्सिड नहीं होगा। थर्ड टाइप का वायरस क्या होगा, उसके सिर्फ कैप्सिड होगा, अंदर प्रोटीन्स होंगे लेकिन डीएनए नहीं होगा। ये 3 तरह के टाइप के वहाँ पे वायरसेस जो है ना वो प्रिपेयर होंगे। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिलियन कॉपी तैयार हुई है ये बर्ड के न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सपोज ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये वायरस ही वायरस है, वायरस ही वायरस है। जब ये बिल्कुल फिल हो जाएगा ना, ये बिल्कुल फिल होता जाएगा, इसके बाहर क्या अटैच है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हैं। जब ये अपना साइज में इस बाहर को बढ़ता जाएगा ना, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये ग्रीन कलर वाली, ये डिस्टर्ब हो जाएंगी।
तो ये जब डिस्टर्ब हो जाएंगी तो जो सेल की शेप है वो मेंटेन नहीं रह सकेगी। अच्छा, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 प्रोटीन्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो E1 है। इस E1A ने क्या किया, सेल E1A ने सेल को सिंथेसिस फेज़ में एंटर कर दिया। सिंथेसिस फेज़ में इसलिए एंटर किया है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डिफरेंट एंजाइम्स भी एक्टिवेट हैं होस्ट के, बर्ड के एंजाइम, और उनको भी वो वायरस अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है। इसलिए उसने E1A प्रोटीन के थ्रू होस्ट के सेल को रेप्लिकेशन पे लगा दिया, और लेकिन वो रेप्लिकेशन का जो एंजाइम है उनको वो अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहा है। तो इस तरह ये वायरस जो है हाईजैक कर लेता है सेल को। और सेकंड जो प्रोटीन है वो E2 प्रोटीन है। E2 प्रोटीन जो है वो आपको पता है टर्मिनल प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जब तीसरा जो प्रोटीन है E3, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये सेल की जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना बर्ड के सेल की, उनको डिस्टर्ब कर देता है। जब सेल की माइक्रोट्यूब्यूल डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको पता है सेल की शेप मेंटेन नहीं होगी, और सेल के अंदर वायरस की जो प्रोजेनी है वो बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा सेल बर्स्ट कर जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा, ये E3 प्रोटीन जो है ना, ये जाके होस्ट के यानी बर्ड के जो डीएनए ना उसको स्टिमुलेट करेगा स्पेसिफिक पॉइंट पे। ये बर्ड का डीएनए उसको यहाँ पे जाकर स्टिमुलेट करेगा, जो कि डिफरेंट साइटोकाइनिन्स रिलीज करवाएंगे। साइटोकाइनिन्स जो है ना, ये जाके एपोप्टोसिस स्टार्ट करवा देंगे उस सेल की। उसकी रीजन ये है बिकॉज अब सेल के अंदर से वायरस ने बाहर निकलना है, तो इस वजह से वो सेल को ब्रस्ट करवाना चाहता है, उसको तबाह करना चाहता है, लाइसिस करवाना चाहता है उसकी, ताकि वो बाहर निकल के अदर जो उसके नेबरिंग सेल है, सराउंडिंग सेल है साथ में, उनको डैमेज कर सके। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, वायरस फॉर एग्जाम्पल हमने आईबीएच डिजीज डिस्कस करें, तो वायरस क्या होगा, वो इनहेलेंट या फिर इंजेक्शन रूट से आएगा इंटेस्टाइन में, वहाँ से अब्जॉर्ब होने का, और जो जाके हेपेटोसाइट लिवर के सेल है ना, वहाँ पे जाकर रेप्लिकेट करेगा, वहाँ पे जाकर सेल को डैमेज करेगा, और उसके बाद वो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में जाने वो हार्ट को जाकर डैमेज करेगा। और अगर तो वो सीरो टाइप ऐसी हुई जो कि गिजर को अफेक्ट करती है, वो तो फिर जाकर गिजर को भी अफेक्ट करेगी। कोई सीरो टाइप जो कंजक्टिवा को अफेक्ट करती है वो जाकर कंजक्टिवा को अफेक्ट करेगी। इस तरह सीरो टाइप टू सीरो टाइप ये पैथोजेनेसिस से डिफरेंट होगी। क्लिनिकल साइंस क्या होंगे, टिश्यू टोपिज्म जो है इसकी वाइड रेंज है, कुछ आई में जाके जो है अफेक्ट करते हैं, कुछ जीआई के ट्रैक में, कुछ रेस्पिरेटरी, कुछ ब्लैडर में। देखिए बर्ड में ब्लैडर नहीं होता, ये गॉल ब्लैडर यहाँ पे यानी कि लिखने का मकसद है। बर्ड में वैसे तो यूनि ब्लैडर होता ही नहीं है। क्लिनिकल साइंस क्या होगी, बर्ड की जो कॉम एंड वेटल है ना वो पेल हो जाएगी। रीजन क्या है, उसका लिवर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, जैसे वो जॉन्डिक कंडीशन डेवलप हो जाती है ना, जॉन्डस हो जाता है, वैसे इस वजह से उसकी जो है ना वो जो कॉम एंड वेटल वो पेल कलर की हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी, ये देखें, इसकी कॉम्ब एंड वेटल जो है ना वो पेल कलर की हो गई है, वो बिल्कुल नॉर्मली ये पिंकिश होती हैं, रेडिश पिंकिश होती हैं, तो इस वजह से, लेकिन जॉन्डिस की वजह से, लिवर इफेक्ट होने की वजह से वो पेल हो जाएगी। सेकंड क्या है जी, उसकी क्राउन पोजीशन, बर्ड क्राउन पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने बताया कि पेल एंड कॉम एंड वेटल पेल हो जाएगी। वो पेल क्यों होगी वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सपोज ये एक लिवर सेल है जिसे हेपेटोसाइट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है जी, ये सपोज यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन में जाने के बाद इनकी ब्रेकडाउन होती है। स्प्लीन में ना रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, बेसिकली वो मैक्रोफेजेस होते हैं जो स्प्लीन के रेजिडेंशियल होते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। बोन मैरो में वो प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से वो मूव करते हैं स्प्लीन में, वहीं पे जाकर मैच्योर होते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। उनका काम क्या होता है, स्प्लीन में जब रेड ब्लड सेल्स है, जब उनकी या कुछ डिफॉर्म रेड ब्लड सेल्स जब उनकी एज पूरी हो जाती है जो कि 120 डेज है, तो वो उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। उस आरबीसी इसकी ब्रेकडाउन के बाद वहाँ से हीम को निकाल लेते हैं, हीम को यूटिलाइज करते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर के नतीजे में इन शॉर्ट क्या होता है जी, बिल्रूबिन निकलता है। बिल्रूबिन को वो क्या कहते हैं, एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है स्प्लीन से निकलने के बाद, एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है ना बिल्रूबिन, तो उसको हम अनकॉन्जुगेट कहते हैं, यहाँ पे नॉन वाटर सोलुबल कहते हैं, यहाँ पे उसको इनडायरेक्ट इन बिल्रूबिन कहते हैं। तो वो जो इनडायरेक्ट बिल्रूबिन होता है ना वो आता है हेपेटोसाइट के पास। हेपेटोसाइट लिवर है, लिवर के 3 जोन होते हैं, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन है, थर्ड जोन। थर्ड जोन में जो होता है ना, ये जाके इसकी कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन मतलब इसके साथ एक और मॉलिक्यूल आके अटैच होता है, वो मॉलिक्यूल आगे अटैच बेसिकली डाइग्लूकोनाइड आके ना अटैच होता है इसका। उसकी रीज़न ये है, कॉन्जुगेट होने के बाद ना हेपेटोसाइट में से ये जाता है इंटेस्टाइन में, जहाँ से ये कुछ जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ब्लड में अब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, क्योंकि पता है किडनी जो है वो वाटर सोलुबल चीज़ों को ही एक्सक्रीट करती है, जबकि कुछ पार्ट उसका इंटेस्टाइन के थ्रू फेसेस से रिमूव हो जाता है और कुछ बाद ही अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन होती है वहाँ पे, जिसको बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइजेशन कहते हैं। तो जब ये हेपेटोसाइट जो है ये डैमेज हो गया है, तो क्या होगा जी, ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो जो लेवल है ना वो जाके अंडर स्किन एक्यूमुलेट होगा। जैसे इसके यहाँ पे कॉमन मेटल जो है वो पेल कलर की हो जाए, वो एक्चुअली बिलिरुबिन की वजह से हो रही है। इसके अलावा उसकी स्किन होगी वो भी जो है ना येलोइश टाइप से हो जाएंगी। इसके अलावा उसकी आइज़ में देखें तो वो भी येलोइश टाइप से हो जाएंगे, बेसिकली वो लाइट येलो कलर होगा। तो इस वजह से कॉमन मेटल जो है ना वो इस तरह। सेकंड क्या है जी, उसकी क्राउन पोजीशन, बर्ड क्राउन पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि इस तरह की पोजीशन में, ये क्राउन पोजीशन है। थर्ड क्या है, चाकी वाइट टू येलिश ग्रीन डायरिया होगा। अब जी अक्सर मैं मोस्टली कहता होता हूँ कि हम ना बर्ड को विदाउट पोस्टमार्टम उसका डायग्नोज नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर हम वाइट डायरिया देखें ना, तो वाइट डायरिया जो साल्मोनेला पेलोरम है उसमें भी होता है, और साल्मोनेला पेलोरम भी यंगर को ही अफेक्ट करती है, यंग चिक्स को अफेक्ट करती है। तो इसी तरह येलिश डायरिया जो है ये भी साल्मोनेला गैनिलैनम में होता है, तो साल्मोनेला गैनिलैनम यंगर बर्ड्स को भी अफेक्ट करती है, ग्रोअर को भी अफेक्ट करती है, और एडल्ट को भी अफेक्ट करती है। अब ग्रीनिश डायरिया जो है ये एंडी के केस में भी होता है, और इस केस में भी हो सकता है। इसलिए हम लाइव बर्ड में डायग्नोज बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक हम उसका पोस्टमार्टम ना कर लें। तो मैं आपको डायरिया दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। ये डायरिया जी, ये
अच्छा मरे हुए बर्ड में हम कैसे देखेंगे इसको किस तरह का डायरिया था, जबकि हमने तो फ्लॉक भी विजिट नहीं किया। तो हम इसकी जो टेल है ना, बर्ड की टेल फीदर जो है उसकी वेंट के एरिया देखेंगे, जैसे है वो यहाँ पे साथ में स्टिकी हुआ होगा तो हमें पता लग जाएगा कि किस कलर का डायरिया था। आगे जी ये पॉइंट है जी, इसको नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है, फील्ड लेवल पे क्लिनिकली ये इग्नोर है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हम बर्ड से ब्लड सैंपल लेकर सीबीसी बिल्कुल नहीं करवाते हैं। बट थियोरेटिकली ये लिखा हुआ है नॉर्मोसिटिक मतलब ना तो इसमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी, ना इसमें साइनोकोबालमिन की डेफिशिएंसी, बिकॉज अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो जो रेड ब्लड सेल है उनका साइज छोटा हो जाता है और उनको उनको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक। जब सेल का साइज छोटा हो जाएगा तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं हाइपोक्रोमिक। तो मतलब आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होगा, जबकि B12 जिसे हम साइनोकोबालमिन कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से सेल का साइज बढ़ जाएगा रेड ब्लड सेल्स का, और जब साइज बढ़ेगा तो उसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी और उस वजह से उसको कहते हैं मैग्रोब्लास्टिक यानी बड़ा सेल। और हाइपरक्रोमिक मतलब क्रोमिक मतलब कलर, उसकी पिगमेंटेशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, वो ज़्यादा रेड कलर का नजर आएगा। हाइपो का मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर वो कम रेड नजर आएगा, बिकॉज उसका साइज छोटा गया, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम है। और हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन जो है ना वो जो है वो 4 मॉलिक्यूल कैरी करता है ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल कैरी करता है लेकिन 4 एटम होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना O2 से रिप्रेजेंट की जाती है। तो 4 एटम कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अच्छा जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो इसकी मोर्टेलिटी पैटर्न है। इसका मोर्टेलिटी पैटर्न बाकियों से अलग है बिल्कुल। सपोज ये इसका अगर मोर्टेलिटी पैटर्न में शो करूँ, ये बड़ा डायग्नोस्टिक सा पॉइंट है इसका मोर्टेलिटी पैटर्न। मतलब फर्स्ट 3 to 5 डेज़ इसकी मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होगी। मतलब कि सपोज करें मोर्टेलिटी इसमें ज़्यादा नहीं होती, 2 से 10% होती है। अगर इसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो मोर्टेलिटी 50% तक जा सकती है, लेकिन वैसे इसकी मोर्टेलिटी 2 to 10% होती है। मतलब फर्स्ट पहले 3 से 5 दिन मोर्टेलिटी, 5 सपोज 5 बर्ड मरे हैं एक दिन में, तो 5वें दिन 25 मरेंगे। तो पहले 3 से 5 दिन मोर्टेलिटी बढ़ती रहेगी। अगले 5 दिन ये जो ऑरेंज वाला कलर है नेक्स्ट 5 दिन मोर्टेलिटी 25 ही रहेगी, यानी नेक्स्ट 3 to 5 डेज़। अब जो थर्ड फेज़ है नेक्स्ट 3 to 5 डेज़ मोर्टेलिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी 25 से बर्ड दोबारा जीरो की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या पता लगता है इसका जो कोर्स ऑफ डिजीज़ है ना वो भी तकरीबन 14 से 15 दिन है। यानी पहले 5 दिन मोर्टेलिटी बढ़ेगी, अगले 5 दिन मोर्टेलिटी स्टेबल रहेगी, देन अगले 5 दिन मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, अच्छा जिसके जो विंग्स होंगे ना, इसके पर होंगे बर्ड के, उनके नीचे भी हेमरेजेस होंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट पे भी हो सकते हैं, शैंक्स पे भी हो सकते हैं। इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे। अगर ब्रेस्ट पे हेमरेजेस होते हैं वो अगर हीट स्ट्रोक हुआ है या सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी है या माइकोटॉक्सिसिटी है, यानी कि जो फंगल टॉक्सिन होते हैं, तो उनकी वजह से भी ये ब्रेस्ट के ऊपर हेमरेजेस होते हैं। इसके अलावा आईबीडी के केस में भी ब्रेस्ट के ऊपर, यानी गंभोरो जो डिजीज़ है, बल्सर डिजीज़ है, उस केस में भी ब्रेस्ट के ऊपर हेमरेज होते हैं। शैंक्स के ऊपर जो हेमरेजेस है ना इसमें इतने ज़्यादा यानी कि प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइंस है ना शैंक्स के ऊपर वो इन्फ्लुएंजा के केस में होते हैं, हाई पैच के केस में, यानी कि हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में वो शैंक्स बिल्कुल हेमरेजिक हुए होते हैं। वो बेसिकली स्ट्रेन होती है H5N1 इन्फ्लुएंजा की, हाई पैच स्ट्रेन होती है। विंग्स के नीचे जो हेमरेज होते हैं ये हमें CIA में भी देखने को मिलते हैं। CIA मतलब चिकन इन्फेक्शस अनीमिया, उस केस में भी अंडर विंग्स हेमरेज हमको मिलते हैं। तो ये सब बातें बताने का मकसद है कि लाइव वर्ड में हम डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि एक जैसे साइन सिम्टम बहुत सी डिजीज़ों में कॉमन होते हैं, लेकिन हर डिजीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉइंट होता है जो उसको बाकियों से अलग कर रहा होता है। अच्छा जी पोस्टमार्टम रीजन, अच्छा पहला पॉइंट है इसके जो हेमरेजेस होंगे ना वो ब्रेस्ट के ऊपर, शैंक्स के ऊपर, विंग्स के अंडर होंगे। ये मैं अभी आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि हमने किस किस चीज़ से इसको डिफरेंशियल डायग्नोस करना है। अगला पॉइंट है, अच्छा इकोमोटिक हेमरेज होंगे। इकोमोटिक जो हेमरेजेस होते हैं ना, जिनकी मेजरली पैथोलॉजी में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है पिन पॉइंट हेमरेज, जिनका डायमीटर लेस देन 2 mm होता है, लेस देन 2 mm होता है। इनको हम पिन पॉइंट हेमरेजेस कहते हैं। और ये हम हेमरेजेस हमें, मैं इसके एग्जांपल तो हमें एनडी के केस में देखने को मिलते हैं, उसके प्रिवेंटिव में। सेकंड टाइप होती है जी इकोमोटिक हेमरेजेस, जिनका डायमीटर 2 से लेके 5 के दरमियान में होता है। इनको हम इकोमोटिक हेमरेजेस कहते हैं। इसके बाद आता है पिटियाकल हेमरेजेस, इनका डायमीटर 5 to 20 के दरमियान होता है, मिलीमीटर के। इसके बाद इसको पिटियाकल हेमरेज कहते हैं। अब 4 टाइप जो है ना उसको पेंट ब्रश हेमरेजेस कहते हैं, जिनका डायमीटर 20 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। अच्छा जी अब सेकंड पॉइंट है जी, लिवर जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा, फ्रेजाइल फ्रेजाइल मतलब जब लिवर को आप उठाएंगे ना तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगा, बिल्कुल ही वो ऑलमोस्ट टूटा हुआ होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। और लिवर के ऊपर हेमरेजेस होंगे, पिटियाकल टू बलोची। बलोची हेमरेज क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह के जो हेमरेज होंगे ना गोल गोल से, वो बलोची हेमरेज होंगे। ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट को आप देख सकते हैं, ये हाइपरीमिक हो गया है, इस तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्लड वैसे डायलेट हो गई है, ये नॉर्मल लिस्ट है। जी ये लिवर है, लिवर का कलर देखें, बिल्कुल कलर इसका चेंज हो चुका है, ये देखें। और ये ऊपर देखें, ये हेमरेजेस देखें इसके ऊपर, और इसका साइज़ भी एनलार्ज है, नॉर्मल लिवर से इसका साइज़ बड़ा है। ये देखें, ये भी लिवर है, ये एनलार्ज लिवर है, ये भी एनलार्ज, और ये ऊपर आप हेमरेजेस देख सकते हैं, और ये डिस्कलोरेशन भी देख सकते हैं। और ये देखें, ये हार्ट के एरिया से ये झिल्ली भी है यहाँ पे। ये अभी आप डिस्कस करते हैं कि हार्डोपेरिकार्डियल सैक को। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जो होगी वो पेरिकार्डियल सैक में हो जाएगी। पेरिकार्डियल सैक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये बच्चों वाला मैं दिल बना रहा हूँ, यहाँ पे हार्ट, ठीक है, ये हार्ट बना दिया मैंने। इसके बाहर एक लेयर होती है, ये
ये फाइब्रस लेयर है जिसको हम पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। इस पेरिकार्डियल सैक के दो लेयर होती हैं, एक तो जो बाहर की तरफ होती है यानी जो पेरिटल लेयर होती है, एक होती है विजिबल लेयर जो कि हार्ट की तरफ होती है, इसको हम सीरस लेयर कहते हैं, सीरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम की दो लेयर होती हैं, एक होती है फाइब्रस लेयर। ये जो सीरस लेयर है ना, ये इसके अंदर सीरस फ्लूइड नॉर्मली सिक्रीट करती है। ये जो ग्रीन में ये सीरस फ्लूइड सिक्रीट करती है, इसकी रीज़न ये है ताकि हार्ट को जो है ना फ्रिक्शन से बचाया जा सके। तो नॉर्मली ये फ्लूइड बिल्कुल ही थोड़ा सा होता है, लेकिन इस डिजीज़ के केस में क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड अब नॉर्मली एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 to 20 ml होगा, यानी मिलीलीटर होगा, 5 से 20 मिलीलीटर यहाँ पे स्टार्ट होना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका कलर जो होता है वो यहाँ तो क्लियर होगा या एम्बर कलर होगा, यानी एम्बर मतलब ग्रीनिश येलो। अच्छा, जब मैं बता दूँ क्लियर फ्लूइड किस केस में होगा, जो क्लियर फ्लूइड है ना वो सिर्फ एचपीएस के केस में होगा, जब बर्ड को सिर्फ हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम होगी, मतलब कि फाउल एडिनोवायरस टाइप 4 जो वायरस जो एडिनोवायरस की टाइप है ना वो फैक्ट्री तब सिर्फ हाइड्रोपेरिकार्डियम होगी, तो इसमें जो लीवर की ये पेरिकार्डियल सैक है ना, पेरिकार्डियल सैक, इसके अंदर सीरियस कलर फ्लूइड होगा, यानी कि क्लियर कलर पानी की तरह का फ्लूइड होगा। लेकिन जब इसमें आईबीएच प्लस एचपीएस होगी तब जो फ्लूइड होगा वो एम्बर कलर का होगा, मतलब ग्रीनिश टू येलिश कलर का होगा फ्लूइड। जब सिंगल एचपीएस होगी तब जस्ट वाटरी कलर का फ्लूइड होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये नॉर्मल हार्ट है, ये हार्ट के ऊपर हेमरेजेस हैं सारे, और ये एनलार्ज लिवर है। हाँ जी, ये देखें, ये देखिए एम्बर कलर का फ्लूइड है, मतलब इसको IBH प्लस HPS थी इस बर्ड को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी येलोश कलर का, ये भी IBH प्लस HPS थी। अच्छा जी, अगला पॉइंट किडनीज आ गया। थर्ड जो लीजन है ना वो आपको किडनी, स्वोलन किडनी मिलेंगी, यानी नेफ्रोसिस हो जाएंगी। नेफ्रोसिस बेसिकली पता क्या होता है, किडनी है, किडनी का आपको पता है बेसिक यूनिट जो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे ऊपर ग्लोमेरुलर होता है, ग्लोमेरुलर के बाद नीचे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल और कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्स वगैरह वगैरह होती है। तो उसकी जो ग्लोमेरुलस है ना, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन की 3 लेयर होती हैं। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ यहाँ पे भी। ये ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी 3 लेयर हैं। ये जो है ये एक्सटर्नल है, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरनल है। तो ये जो लेयर है ना, यहाँ पे ब्लड वेसल गुजरती है, यहाँ से फिल्ट्रेशन अगर होती है, यहाँ पे वो ट्यूब्यूल्स हैं नीचे, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली तीनों ये डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेफ्रोसिस जो है ना सिंड्रोम या डिजीज़ वो डेवलप होती है। और इस केस में नेफ्रोसिस में पता क्या होता है, बॉडी के जो अच्छा जी, मैं बताया था नेफ्रोसिस हो जाती है, तो नेफ्रोसिस में क्या होता है, बॉडी के मोस्ट ऑफ जो प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सारे के बॉडी से बाहर आ जाते हैं यूरिन के थ्रू, और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो नेक्स्ट ये आपको दिखा देता हूँ, किडनी दिखा देता हूँ मैं आपको भी आगे। तो ये देखिए किडनी है, ये स्वोलन किडनी है। अब ये जो मेल बर्ड की डायग्राम है, बिकॉज इसमें ये जो आपको व्हाइट कलर की टेस्टिस नजर आ रही होंगी, ये मेल बर्ड था, उसकी ये डायग्राम है। ये भी वही है जो टेस्टिस है, ये किडनी से देखिए आपको कितनी स्वोलन नजर आ रही है। और ये किडनी के अंदर यूरेट्स जो हैं वो केनाल, वो ट्यूब्स जो कि यूरिन को किडनी से डायरेक्ट यूरिन को बाहर एक्सक्रीट करें, यानी कोलेका के थ्रू, यानी कि यूरेकोडर्म होती है इनमें, और वो कोलेका में ओपन होती है, कोलेका में फीसिस प्लस यूरिन बाहर निकलता है। यूरिक एसिड होता है, बेसिकली इनमें यूरिया नहीं होता, अमोनिया अमोनिया से आगे यूरिक एसिड बनता है, यूरिया में नहीं बनता बर्ड्स में, और इनमें वो यूनि ब्लड नहीं होता। अच्छा, जब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जी लंग्स कंजेस्टेड हो जाएंगे, फील्ड प्रोवेंटिकुलस होगा। अब जो फील्ड प्रोवेंटिकुलस है ना, ये दो चीज़ें इंडिकेट करता है, यहाँ तो उसकी सडन डेथ हुई है बर्ड की, लेकिन अगर उसकी सपोज सडन डेथ नहीं हुई, उसके अंदर लीजन आपको मिलते हैं, तो वो एडिनो वायरस के लीजन होंगे, यकीनन एडिनो वायरस के होंगे, क्योंकि एडिनो वायरस डिजीज़ जो है ये क्रॉप जो है, इसमें क्रॉप फील्ड होता है, और ये क्रॉप की डायलिटेशन करवा देती है, क्रॉप की अट्रोफी भी करवाती है समटाइम्स क्रॉप की स्वेलिंग करवाती है, वो अभी नेक्स्ट आपको स्लाइड्स में दिखाता हूँ मैं। और लंग्स जब वो कंजेस्टेड हो जाते हैं। बाकी ये 3 पॉइंट है जब डिस्कस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड जो है वो पेल कलर का हो जाएगा, यानी ब्लड अनीमिया हो जाएगा, उसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, और बोन मैरो जो वो पिंकिश कलर की हो जाएगी, बर्सल अट्रॉफी हो जाएंगे, जो बर्सा है वो उसका छोटा हो जाएगा, ट्रॉफी हो जाएगी, स्प्लीन अट्रॉफी हो जाएगी, स्प्लीन की भी अट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि बर्ड में अनीमिया हो गया, उसमें रेड ब्लड सेल्स है तो नहीं है ही नहीं, और स्प्लीन का तल्ली की डायरेक्ट रेड ब्लड सेल्स है, और सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन भी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, ये क्रॉप जो है ना फील्ड है, इसके अंदर फील्ड वैसे की वैसी है, और बर्ड की डेथ हो गई है। ये देखिए, ये नॉर्मल क्रॉप है, और ये इसका साइज डिक्रीज हो गया क्रॉप का। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ना आप, ये एपिथेलाइजेशन हो गई है, यानी क्रॉप के वो जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो ही जा रहे हैं, एपिथेलाइजेशन हो गई है, यानी एपिथेलियल का एक सेल उससे 2 3 4 बन ही जा रहे हैं। क्यों बन जा रहे हैं, क्योंकि वायरस की रेप्लिकेशन में अभी हम स्टडी करके आए हैं कि E1 जो प्रोटीन है, E1A प्रोटीन जो है वो सेल को एस फेज में एंटर करवा देता है, यानी कि सिंथेसिस फेज में एंटर करवा देता है, जिसके बाद वो माइटोसिस में दाखिल हो जाता है, एंटर हो जाता है, और वो रेप्लिकेट करता रहता है। इस वजह से एपिथेलाइजेशन हो जाती है। ये लंग्स है, ये नॉर्मल लंग है, लेकिन ये कंजस्टेड लंग है ना। कंजस्टेड मतलब कि कंजशन बेसिकली होती है जब भी वेनस फ्लो जो है ना वो वेना कैवा तक ना पहुंचे, मतलब वेनस रिटर्न जो है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव वेनस रिटर्न, यानी कि कैपिलरीज में से का ब्लड जो है वो दोबारा दिल तक नहीं पहुंचा, वहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हुई जा रहा है, उसको हम कंजशन कहते हैं।
डिफरेंट डायग्नोज इसको माइकोटॉक्सिकोसिस से करना है, मतलब कि जो टॉक्सिन है ना, फंगल टॉक्सिन, उसको इससे डिफरेंशिएट करना है। पहले हमने देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, आईबीएच में और माइकोटॉक्सिकोसिस में। माइकोटॉक्सिकोसिस में भी लिवर डैमेज होता है, एनलार्ज होता है, लेकिन डिस्कलरेशन नहीं होती उसमें। और दूसरा उसका है, उसके स्केलेटल मसल के ऊपर हेमरेजेस होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट के ऊपर और विंग्स के ऊपर वगैरह वगैरह, थाई के ऊपर वगैरह वगैरह। लेकिन माइकोटॉक्सिकोसिस में आपको अदर ऑर्गन जो हैं उनके ऊपर बड़े क्लियर आपको हेमरेजेस मिलते हैं, और आप सस्पेक्ट कर लेते हैं जी इसको फीड में टॉक्सिन है, तो आप फीड का सैंपल लेकर एनालिसिस के लिए भिजवा देते हैं। तो ये इसका डिफरेंट आगे 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 जी हिस्टोमोनासिस। हिस्टोमोनासिस बेसिकली एक प्रोटोजोआ है, जो कि एक प्रोटोजोआ की यानी कि ऑर्डर है। ऑर्डर का नाम है सैक्रोमेस्टिगोफोरा। सैक्रोमेस्टिगोफोरा को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, सैक्रिडीना और मेस्टिगोफोरा। सैक्रिडीना में वो आ जाता है जी एंटोमीबा वगैरह वगैरह, जबकि जो मेस्टिगोफोरा है ना इसके अंदर वो ट्रिप्नोसोमियासिस वगैरह रहते हैं। और उसके बाद ये हिस्टोमोनासिस जो है ना, ये उसी फैमिली से है, मेस्टिगोफोरा फैमिली से है। ये बेसिकली प्रोटोजोआ है, और इसमें ब्लोची हेमरेजेस होंगे, जैसे कि लिवर के ऊपर मैं पीछे बता रहा हूँ ना ब्लोची हेमरेजेस, वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब जो उसका बॉर्डर होंगे ना, वो डार्क कलर के होंगे, हिस्टोमोनासिस की मैं बात कर रहा हूँ। और उसका जो सेंट्रम है वो येलो कलर का होगा, और ये बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है इस प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के लिए। जबकि आईबीएच के केस में क्या होगा, हेमरेजेस होंगे वो रेड कलर के होंगे, जबकि इसमें इस तरह के हेमरेजेस होंगे। तो उसको हम बड़ा इजीली डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं। अच्छा, जिसको सामने से भी डिफरेंशियल डायग्नोस करना है, अब कॉमन क्या होगा इन दोनों में, देखिए जी उसमें अगर सामने प्लोरम है तो उसमें भी वाइट डायरिया, तो इसमें भी वाइट डायरिया हो सकता है। अगर सामने गैलिनेरम है तो उसमें येलोइश डायरिया, तो इसमें भी येलोइश डायरिया हो सकता है। लेकिन इसके जो इंटरनल लीजन होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जैसे कि एंट्राइटिस होती है बड़ी सीवियर किस्म के साल्मोनेला में, ओवीज के ऊपर हेमरेजेस होते हैं, समटाइम एब्डोमिनल ओवुलेशन होती है, सॉरी एवुलेशन कर रहा हूँ, ओवुलेशन होती है। और हार्ट के ऊपर हेमरेज होता है, हार्ट मिस शेप हो जाता है, और उसमें हाइड्रो पेरिकार्डियल जो है ना नहीं होती, मतलब कि पेरिकार्डियल फ्लूइड नहीं होता। इसके अलावा लंग्स अफेक्ट होते हैं, और साल्मोनेला के साथ कोई मिक्सड इन्फेक्शन होती है, ई हो सकता है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, वो बिल्कुल यानी कि कंडीशन से हटके होती है। और लिवर जो है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक लिवर होता है, ब्रोंज लिवर हम उसको कहते हैं साल्मोनेला में ना, और एनलार्ज होता है वो भी। आगे आगे फैटी लिवर सिंड्रोम। अच्छा जी, फैटी लिवर सिंड्रोम में मोस्टली ब्लैडर में होती है, यहाँ पे जो केज लेयर है ना उनमें होती है, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। ब्लैडर में इसलिए होती है बिकॉज उसका मैं आपको बता दूँ, उसमें एनर्जी लेवल होता है ऑलमोस्ट 3000 किलो कैलोरीज होता है, और प्रोटीन जो है वो 22 से 24% होता है, मतलब हाई, मतलब कि प्रोटीन और एनर्जी डाइट होती है बर्ड की ना ब्लैडर की, तो इस वजह से फैटी लिवर सिंड्रोम उनमें भी होती है। अच्छा, हम इस फैटी लिवर सिंड्रोम को इससे डिफरेंशिएट डायग्नोस ऐसे करते हैं। बेसिकली फैटी लिवर जो सिंड्रोम है ना, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है एडिनोवायरस के लिए, क्योंकि ये बर्ड पे स्ट्रेस काज करता है। जैसे मैं भी आपको पीछे डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये एब्डोमिनल फैट जमा हो गया है इसके अंदर, और ये लिवर भी एनलार्ज है। तो ये पॉसिबल है कि इसको पहले फैटी लिवर सिंड्रोम हुई हो, उसके बाद एडिनोवायरस इन्वेड किया हो, क्योंकि फैटी लिवर सिंड्रोम में भी क्या होता है कि सडन डेथ होती है, बट को एब्डोमिनल फैट मिलता है और लिवर जो है वो एनलार्ज हो जाता है, और लिवर के ऊपर हेमरेजेस होते हैं, लिवर फ्रेजाइल होता है। लेकिन डिस्कलरेशन समटाइम्स पे येलिश डिस्कलरेशन से होती है, जो कि फैट डिपॉजिशन को शो करती है, जैसे ये। तो फैटी लिवर जो है ना, ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उसके लिए, एडिनोवायरस इन्फेक्शन के। नेक्स्ट आ गया जी एनीमिक कंडीशन। अब देखिए बहुत सी ऐसी बीमारी जो कि एनीमिया काज करवाती हैं, ये कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि साल्मोनेला को ले लो, उसमें भी एनीमिया हो रहा है, एनीमिक हो रहा है बर्ड। और इन्फ्लुएंजा को ले लो, उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी, और डिफरेंट प्रोटोजोल डिजीज है ये बर्ड में, ट्रिप्नोसोमियासिस, रिकेट्सियल डिजीज है बर्ड में। वैसे अदर रिकेट्सिया होते हैं जैसे ल्यूकोसाइटोसोमा होता है, लेकिन बर्ड में एनाप्लाज्मोसिस नहीं होती, और ना ही बर्ड में बेबिजियोसिस होती है, लेकिन इसमें ट्रिप्नोसोमियासिस होती है बर्ड में। तो ये सारे एनीमिया काज करवाते हैं। अच्छा, आईबीडी को देख लो, पहले देखने में गंभोरो और इसमें एडिनोवायरस में कॉमन क्या है। गंभोरो में भी वो स्केलेटल मसल हेमरेज है, इसमें भी हेमरेज है, लेकिन इसमें क्या है जी, इसमें बर्सा अट्रोफी हो रही है, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा हूँ क्या है, स्प्लीन भी छोटी होती है, बर्सा भी छोटा होता है, जबकि आईबीडी में करेक्टरिस्टिक साइन क्या है, उसका बर्सा बड़ा हो जाता है और हेमरेजिक हो जाता है समटाइम्स। तो ये बड़ा इजीली डिफरेंशियल डायग्नोस हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया जी कोसिडियोसिस में। अब इसके एडिनोवायरस की जो स्ट्रेन है ना, कुछ स्ट्रेन जो हैं सीरोटाइप्स जो हैं वो एंट्राइटिस काज करवाती हैं, लेकिन वो आईबीएच काज नहीं करवाती, और ना ही वो हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम काज करवाती है, लेकिन एंट्राइटिस काज करवाती है। उनको हम इस तरह डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे। कोसिडियोसिस के लिए जरूरी है कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज होना चाहिए शेड के अंदर, या फिर कुछ मतलब ऐसा सराउंडिंग इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए कि जैसे रिसेंटली भी क्या है, बारिशों का मौसम है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल नहीं करा जा रहा था, और किया नहीं जा सकता फार्म लेवल पे ना। एक कंट्रोल शेड में तो बहुत ईजी है, लेकिन जो लोकल फार्म है वहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों में कोसिडियोसिस आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक तो ये डिफरेंशियल पॉइंट आ जाता है हमारे पास। दूसरी तरफ जो कोसिडियोसिस की एक स्ट्रेन है ना, जिसे ईटनेला कहते हैं। ईटनेला जो है वो सीकम को अफेक्ट करती है और सीकल हेमरेजेस काज करती है, जबकि ईटनेला के अलावा जितनी भी ईटनेला के अलावा ई टेनेला के अलावा जितनी भी अदर स्ट्रेन है, यानी कि ई जो है एसेविलिनिया, ई मैक्सिमा, ई इंटीमा, ये सिक्का को नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, कुछ फर्स्ट थर्ड को अफेक्ट करती है, कुछ लोअर थर्ड को, कुछ मीडियम थर्ड को। लेकिन उसमें हेमरेजेस नहीं बनेगा, एक्सुडेट बनेगा जरूर, लेकिन हेमरेजेस नहीं बनेंगे। हेमरेजेस सिर्फ जो है ई टेनेला का केस में, ई टेनेला सीकम को अफेक्ट करती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। आगे जो विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन के कम होगा तो कोगुलोपैथीज हो सकती है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग, जो कि स्केलेटल मसल पे हेमरेजेस की तरह शो होगी, लेकिन अंडर फील्ड कंडीशन विटामिन के की डेफिशिएंसी होती ही नहीं है। रीज़न ये है कि इसकी बर्ड की डाइट में इनफ विटामिन के होता है। बेसिकली विटामिन के नहीं होता, विटामिन के प्रीकर्सर होता है, जैसे फाइलोक्विनोन कहते हैं हम, उससे आगे विटामिन के बन जाता है इंटेस्टाइन में, वहाँ से वो अब्जॉर्ब होकर स्टोर हो जाता है। बेसिकली फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन के।
अच्छा जी, सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी। अब कॉमन क्या है सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी और एडिनोवायरस में? इनमें जैसे मैं बता दूँ जो स्केलेटल मसल हेमरेजेस हो रहे हैं और इसके अलावा लिवर भी डैमेज हो रहा है, हार्ट के ऊपर भी लीजन होंगे, तो हम इसको ईज़िली पॉइंट पता है डिफरेंट डायग्नोज़ का। हम जब फार्मेसी हिस्ट्री लेते हैं तो उसके ऊपर सल्फोनामाइड की मेडिकेशन हिस्ट्री मौजूद होगी और इसके अलावा अगर हिस्ट्री ना भी मौजूद हो तो सल्फोनामाइड जो है इस केस में क्या होता है जी, समटाइम्स असाइटिस डेवलप हुई होती है, लेकिन ये कॉमन नहीं है कोई असाइटिस पॉइंट, बट हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशन हिस्ट्री इसके पीछे होगी। आगे आ गया साल्ट इंटॉक्सिफिकेशन। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम सिम्पटम्स होंगे और सेम पोस्टमार्टम लीजन्स होंगे जो कि एडिनोवायरस इन्फेक्शन में होते हैं, लेकिन उसमें जी एसाइटिस होती है साल्ट इंटॉक्सिफिकेशन में, जबकि एडिनोवायरस में एसाइटिस बिल्कुल नहीं होती, यानी कि एब्डोमिनल के अंदर ना फ्लूइड बिल्कुल एक्यूमुलेट नहीं होता, जबकि साल्ट इंटॉक्सिफिकेशन में एब्डोमिनल में फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। उसकी रीज़न ये है जी, उसके अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और जो उसकी हाइपरटोनिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बताता हूँ ऑन्कोटिक प्रेशर कैसे क्या होगा। साल्ट फॉर्म में ये एक ब्लड वेसल है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन है, एल्बुमिन है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, डिफरेंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड को इस ब्लड वेसल के अंदर पुश करते हैं। अब एक फोर्स है जो ब्लड को ब्लड वेसल से बाहर पुश करती है, जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो प्रेशर है जिस ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर रखा है, इसको ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। तो साल्ट जब क्या होगा जी, आपको पता है जो साल्ट जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, तो ये ब्लड में जब ज़्यादा होगा तो ये बाहर से मूव करेगा। और आपको पता है सोडियम जो वाटर है ये फॉलो करता है सोडियम को, और क्लोराइड भी फॉलो करता है सोडियम को। जब सोडियम बाहर आएगा तो क्लोराइड भी बाहर आएगा और वाटर भी बाहर आ जाएगा। उस तरह ये जो उसकी पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स है, वहाँ से जो वाटर है वो सारा एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, जो कि इस केस में अगर ये प्लाज्मोडियम और ट्रिप्नोसोमा ये भी प्रोटोजोआ है। जो प्लाज्मोडियम है ये जी हिमोप्रोटियस जो है फैमिली प्रोटोजोआ की, ये उससे ताल्लुक रखते हैं। ट्रिप्नोसोमा जो ये मेस्टिकोफोरा फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिससे ये हिस्टोमोनासिस है जिस फैमिली से। अच्छा चलिए, इम्यूनाइजेशन आगे इसमें इतनी सीरो टाइप्स है, किसी में भी क्रॉस प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है जी, इनएक्टिवेटेड ऑल एडजुवेंट वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ना ये ज़्यादातर आईबीएच के लिए है, एचपीएस के लिए नहीं है। बिकॉज जो एचपीएस है ना, जैसे कि मैं बताइए कराची में हुई थी डिस्कवर, तो पाकिस्तानियों ने इसके लिए होमोजेनाइज लिवर यानी कि बर्ड का लिवर लेके उसको फॉर्मलाइन होमोजेनाइज किया और उससे वैक्सीन तैयार की और ये बहुत इफेक्टिव थी और आज तक यही तरीका कार यानी कि यूज़ किया जा रहा है। वैसे अमेरिकन ब्रांड मौजूद हैं जो कि फॉरवर्ड फोर के लिए जो है अवेलेबल है वैक्सीन, लेकिन ये तरीका ज़्यादा यानी कि प्रेफर किया जा रहा है, होमोजेनाइज लिवर वाला। अच्छा जी, प्रिवेंशन क्या बायोसिक्योरिटी है उसका आपको पता है, मैंने बता रहा। अच्छा, यूज़ इट बी कॉम्प्लेक्स और कोलिनोलाइसिन है। अच्छा, ये जो बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, बी कॉम्प्लेक्स लाइसिन कोलिन क्या है, ये फैट एक्युमुलेशन को कम करते हैं। मैंने आपको पीछे बताया, ये जो फैटी लिवर सिंड्रोम है ना, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है एडिनोवायरस इन्वेडेशन का, यानी उसके अटैक का, तो इस वजह से उसको कम करते हैं। स्ट्रेस रिड्यूस करने इसमें विटामिन सी वगैरह जो है ये बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा बॉडी की बॉडी में कोर्टिसोल भी होता है, तो वो उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेस को हमने एडिशनली मैनेज करना है ओवर क्राउडिंग कम करके और डिजीज स्ट्रेस को कम करके, तो हमने एडिशनल ये विटामिन सी वगैरह अमाइनो एसिड वगैरह उसको ऑफर करने हैं प्रिवेंशन के तौर पर। अच्छा, जब अब आउटब्रेक हो गया तो अब ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो ये एसिड बफर है, बी कॉम्प्लेक्स और आयरन का यूज़ है, और ये डाई को डाइल्यूट करना है। अब ये क्यों करना है वो बताता हूँ। एसिड बफरिंग जो है मैं आपको पीछे बता गया हूँ एप्लीकेशन में, जैसे मैंने जियो वायरस के केस में बड़ी डिटेल से बताया था, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये वायरस का जो है इसको एंडोसोम से बाहर आने के लिए ये पॉइंट देखिए ज़रा, ये सब कुछ छोड़े आप, ये 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 वायरस को बाहर आने के लिए साइटों में ये जो पीएच है इसका लो होना ज़रूरी है। अगर हम एसिड यानी कि बफर यूज़ करते हैं, कोई भी ऐसा बफर जो न्यूट्रल पीएच का, वो क्या करेगा, वो जीआईटी ट्रैक में जाएगा, यानी कि ब्लड को हम पानी में देते हैं, वो जीआईटी ट्रैक अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद वो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाने के बाद वो ऑर्गेनेली में जाएगा। तो यहाँ पे आके वो जो लो पीएच है ना, इसको वो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, यानी पीएच को इंक्रीज़ कर देगा। जब पीएच इंक्रीज़ हो जाएगी तो वायरस जो है ना वो साइटोप्लाज्म में नहीं आ पाएगा, उसकी एप्लीकेशन वहीं पे रुक जाएगी। तो इसलिए जी एसिड बफर, अच्छा, जो मोस्टली एसिड बफर यूज़ होता है वो सोडियम सिट्रेट यानी कि यूज़ किया जा रहा है, सोडियम सिट्रिक एसिड या सोडियम सिट्रेट एक ही चीज़ है, तो वो यूज़ किया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बी कॉम्प्लेक्स। मैं आपको अभी मेंशन करके हटाऊँ ये वाला पॉइंट कि बी कॉम्प्लेक्स हमने क्यों देना है, कि वो फैट यूटिलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। आयरन इसलिए देना है कि उसको अनीमिया हो रहा है, तो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जिसमें फोलिक एसिड या फोलेट या फिर आयरन मौजूद है तो वो हम उसको देंगे सप्लीमेंट्री। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइट को डाइल्यूट करना। पहली बात आप देखें, पोल्ट्री फीड है, अगर पोल्ट्री फीड का एक बैग जो है वो 50 केजी का होता है, तो इसको हम कैसे हम डाइल्यूट करेंगे। और अगर हम फार्मर को कहेंगे कि अपनी डाइट ये जो फीड है इसको चेंज कर लें, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो उसकी साइकी है कि आप कहीं किसी और फीड मिल के यानी कि वर्कर हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उसकी यानी कि ना आप अपनी फीड उसको सेल करें, पहली बात उसके ज़हन में ये आएगी। दूसरी रीज़न, जो फार्मर है ना उसने जो फीड ली होती है वो बेसिकली उसने उधार ली होती है, क्रेडिट पे ली होती है, वो उसने सारे पैसे नहीं दिए होते, तो उसने पूरे सीज़न की फीड को लेके स्टोर कर लिया होता है। उसने उसके पैसे देने होते हैं आफ्टर, यानी कि जब फ्लोक को वो सेल करता है ना, जो उसको पैसे मिलता है तब वो देता है, तो उस बेचारे ने पहले उधार ली हुई है फीड और आप उसको कह रहे हैं भाई फीड चेंज कर ले, वो कभी नहीं करेगा। इवन कि वो अपना कंसल्टेंट ज़रूर चेंज कर लेगा, अपनी फीड नहीं चेंज करेगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी हमें बिल्कुल नहीं करनी कि फीड चेंज कर ले, अपनी फार्म को कभी नहीं करना। तो आपने क्या करना है, जो आपने प्रिस्क्रिप्शन देनी है ना उसमें उसकी डाइट को डाइल्यूट करवा देना है, और ये वो कर लेता है इतना तो। अब डाइल्यूट कैसे करना है, मैं आपको बता दूँ, जो ये ब्रायलर में कॉमन है, ब्रायलर में जो प्रोटीन है ना वो 24% है, ठीक है। और उसकी जो एनर्जी लेवल है, एम यानी मेटाबॉलिक एनर्जी लेवल है उसकी डाइट में, वो ये बुक डिफरेंट बुक में डिफरेंट है, लेकिन मैं जो मतलब बिल्कुल मैं प्रिसाइज लगा मुझे है
30-50 किलो कैलोरीज हैं, ये इसका नॉर्मल एनर्जी लेवल है। जब हम इसके अंदर वीट या मेज़ ब्रान ऐड करते हैं, ये इन दोनों में क्या होता है जी, फाइबर जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब ये जी थंब रूल है, कॉमन सेंस है, जब हम फाइबर ऐड करते हैं फीड में तो इसकी सीपी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसमें एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है, बिकॉज़ उसमें फाइबर कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं। अब ये देखें ऐड हमने कितना करना है, हमने एक मतलब एक थंब रूल कह लें या एक फील्ड रूल कह लें, सिंपल सा, इनको बड़ा सिंपलीफाई किया हुआ है कि हमने 10 केजी जो है ना व्हीट ब्रान जो है या मेज़ ब्रान जो है वो हमने एक बैग में ऐड कर देना है, यानी कि 10 केजी हमने व्हीट ब्रान 50 केजी फीड में ऐड कर देना है और ये हमने 3 to 5 डेज़ तक ऑफर करना है उसको। तो अब इससे क्या होगा, जब उसके डाइट में प्रोटीन लेवल कम होगा, एनर्जी लेवल कम होगा, तो उसके लिवर पे लोड जो है वो कम हो जाएगा, लिवर पे स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ये जो है ना ये करना है। अदरवाइज़ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसकी मोर्बिडिटी तो कम है, यानी इसका फ्लाव तो कम है और मोर्टेलिटी भी कम है, लेकिन अगर हम ऐसा कम करेंगे तो इसका जो फ्लाव वो मज़ीद कम हो जाएगा। एक तो हम ये दे रहे हैं उसको बफर दे रहे हैं, उसकी रेप्लिकेशन को रोक रहे हैं। दूसरा हम लिवर के ऊपर जो है ना जो मेटाबोलाइज़ लोड है वो हम कम कर रहे हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट है जी टॉक्सिन बाइंडर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ये जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में टॉक्सिन्स भी आते हैं, फिर टॉक्सिसिटी भी आती है, क्योंकि वो भी लिवर को डैमेज करती है। तो इस वजह से अगर आपको ससेप्टेबल हो इस चीज़ को लेके कि इसके अंदर ये फीड का मसला हो सकता है, तो आप फीड का सैंपल लेके एनालिसिस के लिए भिजवा दोगे लेबोरेटरी में और आप टॉक्सिन बाइंडर साथ में इसको यूज़ करवाओगे बढ़ के। तो ये 4 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो है ना वो हमने नहीं यूज़ करनी है, बिकॉज़ क्या है बहुत सी ऑलमोस्ट सारी एंटीबायोटिक्स हैं, इवन के जो एंटी कैंसरस एंटीबायोटिक है ना, जैसे ब्लियोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन, वो भी बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, बिकॉज ये इनकी सारी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो तो लीवर में हो रही है। लीवर पे ऑलरेडी हम लोड कम करने की कोशिश करें, ना कि अगर हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक लीवर में जाकर मेटाबॉलाइज उसके ऊपर मेटाबोलाइज लिवर के ऊपर मेटाबोलाइज जो लोड है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो हम उसके अंदर प्रोटीन लेवल और एनर्जी लेवल कम करें, तो इसलिए हमने एंटीबायोटिक नहीं देनी। हाँ, अगर कोई स्कैंडी इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो गई है, देन हमने बिल्कुल लाइट सी स्टेटिक एंटीबायोटिक देनी है, जैसे कि लिंकोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है। ये जो डोक्सी है ये बहुत क्या लें प्रेशरेबल यानी हैवी एंटीबायोटिक है। इस आगे एंटीबायोटिक बिल्कुल हमने यूज़ नहीं करनी आईबीएच के केस में। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करवा सकते हैं हम इनको। और बाकी ये 3 पॉइंट तो मस्ट है ना, एसिड बफर और बी कॉम्प्लेक्स और फीड को डाइल्यूट करना, और चौथा जो है आप उसको इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवा दें, और अगर फीड में अगर टॉक्सिन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप टॉक्सिन बाइंडर साथ में यूज़ करवा दें। ओके, तो इसकी सारी ये ट्रीटमेंट होगी, एसिड बफर भी दे दिया, बी कॉम्प्लेक्स भी दिया, डाइट को भी डाइल्यूट कर दिया, अगर टॉक्सिन से तो टॉक्सिन बाइंडर भी दिया। एडिनोवायरस के अगेंस्ट बड़ी इफेक्टिव एंटीवायरल आती हैं, जो कि पोल्ट्री फार्म लेवल पे तो नहीं अप्लाई की जाती, क्योंकि वहाँ पे बर्ड, क्योंकि ये एंटीवायरल जो होती हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनको हम ऐसे नहीं यूज़ करते जैसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, इनके साथ हमें एक या 2 ड्रग देनी पड़ती हैं, तो वो इकोनॉमिकली यानी कि ज़रा कॉस्टली हो जाता है ट्रीटमेंट। लेकिन जो ऑर्नामेंटल बर्ड्स हैं या फैंसी बर्ड्स हैं या पेट बर्ड्स हैं, उनमें हम एडिनोवायरस के अगेंस्ट जो है ना एंटीवायरल वो यूज़ कर सकते हैं। तो जी जब डी अब देखिए डीएनए सिंथेसिस दो तरह से हम रोक रहे हैं। पहले हम एसिड बफर उसको दे रहे हैं जिसके वजह से वायरस अनकोट नहीं हो पा रहा, न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। अगर सपोज डिजीज़ आ गई है तो ये एसिड बफर के साथ ऑर्नामेंटल बर्ड्स या पेट बर्ड्स में तो या फिर ये जो रेसिंग बर्ड्स होते हैं थोड़े से बर्ड्स इन शॉर्ट करने का, तो उनमें हम अगर ये यूज़ करवाते हैं एंटीवायरल, लेकिन इसको हम सिंगली यूज़ नहीं करवाएंगे, अदरवाइज ये किडनी को बहुत डैमेज कर दी। इसके साथ हमें एक और ड्रग देनी पड़ेगी बेसिकली, वो जो यानी कि इसका देने का तरीका वो हम फार्माकोलॉजिकल सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से, बट ये ड्रग यहाँ पे बहुत इफेक्टिव है एडिनोवायरस के केस में।